प्रभु पटेरिया जी, रेजिडेंट एडिटर इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तालियों के साथ इन सबका स्वागत किया जाए। प्रभु जी, मैं मंच आपके हवाले करता हूं। धन्यवाद उदय जी। आप दोनों चंबल के शेरों के साथ मेरे को भोपाल से आने का सौभाग्य मिला है। चंबल का पानी एक तो वैसे ही मशहूर है सब जगह, और फिर उसकी रवानी दोनों साथ में है। तो इंडिया न्यूज के इस मंच पे आप दोनों का एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। सर धन्यवाद। सर रुस्तम सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, चालू है? हेलो। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप आईपीएस रहे, सरकारी सेवा में थे। आमतौर पे सरकारी नौकरी की उम्र जो है 60 साल की उम्र पे आदमी रिटायर हो जाता है। अब आप जो है उस रिटायरमेंट की उम्र छोड़ के आए आप, और वही मैं कह रहा हूँ, आप नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और अब जो है आज भी आप सक्रिय हैं लगातार। भदौरिया जी हैं साथ में, मुझे नहीं लगता कि भदौरिया जी अब इस तरीके से पहले जैसी बंदूक लेकर जंगल में घूम रहे होंगे। तो आपकी ये सक्रियता का राज क्या है? देखिए, आप जानते हैं सभी कि मैं आईपीएस अफसर था, और ये भी जानते हैं कि मुझे महानगरों का लगातार 8-10 साल तक जबलपुर, इंदौर एसपी कर, जबलपुर, इंदौर और रायपुर का एसपी रहने का मौका मिला। कोई सरकार आई, कोई गई, हम एसपी रहे। प्रेसिडेंट रूल में भी हम एसपी रहे। तो आप इससे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हम फेयर रहे, काम भी किया। जब आईजी की नौकरी छोड़ने का मौका आया, जब हमसे पार्टी ने आके कहा कि आप ये छोड़ दीजिए, अब सेवा कीजिए जनता की, इसकी सीमाएं हैं। एक पुलिस ऑफिसर्स की सीमाएं हैं, लिमिटेशन है। विद इन द डिपार्टमेंट ही आप काम कर सकते हैं, जहां पोस्टिंग है वहीं आप काम कर सकते हैं। लेकिन हम आपको जनता की सेवा करने का मौका देंगे जो असीमित है, जो हर क्षेत्र में काम करें, पूरे प्रदेश में करें और अपना काम पूरे प्रदेश तक पहुंचाइए। अपनी क्षमता, आपकी क्षमताओं का हम उपयोग करना चाहते हैं, और हम जो है आईजी के सेवा को रिजाइन करके, बल्कि उस समय का ऐसा था कि या तो 3 महीने का नोटिस दीजिए या 3 महीने की तनख्वाह जमा कीजिए। हमारे पास 3 महीने थे ही नहीं, और नोटिस में 10 चीजें होती, मंजूर करे सरकार, नहीं करे सरकार, कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन हमने 3 महीने का एडवांस में अपनी सैलरी जो होती थी वो जमा की और रिजाइन करके हम लोग आ गए। ऐसे पार्टी में आने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी में आए, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, और पार्टी ने हमें मंत्री बनाकर प्रदेश की जनता की सेवा करने का मौका दिया। तो उसमें हमारे पास जो भी विभाग रहे, जब उसमें हमने काम किया, ठीक काम किया, जनता की सुविधा के लिए काम किया। और मैं आज ये कह सकता हूं कि जो पुलिस में रह के कर पाए सीमित था, इसमें रहकर जो हमने किया, चंबल के साथ भेद होता रहा। चंबल वो क्षेत्र था जहां आने जाने के रास्ते नहीं थे, चंबल वो क्षेत्र जहां बिजली नहीं थी, चंबल वो क्षेत्र जहां स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, चंबल वो क्षेत्र जहां पढ़ने के स्कूल नहीं थे। ये सब करने का मौका मिला, और हमने ये सब किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय शिवराज सिंह जी ने, पहले माननीय बाबूलाल गौर साहब ने, और उमा भारती जी ने, इनने मौका भी दिया और विश्वास भी किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस मकसद से हम लोग आए, लेकिन जो चंबल की बातें की जाती हैं, मैं आपको एक कहना चाहता हूं, चंबल जो था और जो आज है या 50 साल पहले रहा, उसके बारे में बड़ा तोड़ मरोड़ कर अपने अपने विचारों से, अपने अपने भावों से और फिल्में देख देख के, चंबल में डकैत, घोड़ों की टाप बज रही है, घोड़े जा रहे हैं और गोलियां चल रही हैं, इतना बदनाम किया गया पूरे देश में। चंबल मीन्स डकैत, चंबल, अरे डकैत। मैं जबलपुर का एसपी था, 6-8 लोग बैठे थे, उन्हें पता नहीं था कि मैं चंबल का रहने वाला हूं।
अरे चंबल के डकैत हो, तो मैंने कहा मैं सो भी हूं। अरे एसपी साहब, अरे यार मैंने क्या बकवास करते हैं आप लोग, कैसी बात करते हैं भाई। चंबल में डकैत नहीं है भाई, चंबल से बेहतर जगह नहीं है मध्य प्रदेश में, मैं कह सकता हूं दावे के साथ। चंबल वो जगह है जो लोगों के प्यार का डबल मुआवजा देती है। आप उन पर भरोसा कीजिए, आप उनसे लगाव कीजिए और देखिए वो अपने जान हथेली पर रखकर आपके साथ खड़े हुए हैं। जी। ये है चंबल। जी। भदौरिया जी, आपसे जानना चाहूंगा, अभी सर ने कहा कि चंबल में डकैतों को लेकर बदनाम रहा है, चंबल नहीं था लेकिन ऐसा माहौल, तो आपने तो 100 से ज्यादा, शायद 116 गिनती हुई है, इससे ज्यादा गिनती नहीं हो पाई, इतने डकैत मारे हैं, तो आपका क्या अनुभव है उसको लेकर? जो आतंक का पर्याय बन गए थे जो डकैत, उन्हीं को मारा है मैंने, बाकी तो गिरफ्तार किए हैं, पकड़े हैं उनको। हम लोग हमेशा ही उनको मौका देते हैं कि आप लोग समर्पण कर दीजिए, आप लोग गिर चुके हो, समर्पण कर दीजिए। लेकिन जो आतंक का पर्याय बन गए हैं वो इस बात को डिनाई कर देते हैं, और हम लोगों पे भी जब फायर कर देते हैं तो हम लोगों को अपनी जान की रक्षा में गोली चलाना पड़ती है, और अंत यही होता है कि वो मारे जाते हैं। इसमें ऐसा भी नहीं है कि डकैती मारे जाते हो, हमारे कई साथी शहीद हुए हैं। आपको भी कभी गोली लगी क्या? कि अब दूसरा एक मेरे इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जब पहला इनकाउंटर हुआ था, किसी एक व्यक्ति को पहली गोली आपकी लगी, क्या उस रात आप सो पाए थे? हाँ, पहला इनकाउंटर जब हुआ था मेरा, तब मैंने बहुत कोशिश करी, 3 बार की जगह मैंने 6 बार उनको समर्पण के लिए ललकारा, कहा मैं नहीं चाहता था कि शुरुआत किसी का मर्डर होके करे या हत्या होके करे। लेकिन जब देखा कि ये लोग मान नहीं रहे और ऊपर हम लोगों पे ही फायर कर रहे हैं, तो जब देखा कि इनका आतंक समाप्त करना ही जरूरी है, तो फिर हम लोगों ने अपनी जान की रक्षा के लिए गोली चलाई और इनकाउंटर किया। एक इनकाउंटर में मेरी भी गोली लगी थी, आज भी चलने में 40% दिव्यांगता आ गई है। तो इनकाउंटर में तो होता ही है, जिस कभी डकैतों का पलड़ा भारी हो जाता है, कभी पुलिस का। सर, आपकी सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो तो इसको अपनी उपलब्धि में गिनाते हैं कि हमने चंबल से डकैतों का सफाया कर दिया, डकैत मुक्त कर दिया चंबल को। तो मतलब जो आप कह रहे हैं नहीं, चंबल की मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल उलट बताते नहीं, हैं। नहीं, आपने उलट कैसे समझ लिया? आपकी सोच पर आप थोड़ा सोचिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि अभी यहाँ डकैत नहीं हुए, ये तो मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि इट इज फैक्ट। लेकिन घोड़े वाली बात जो है ना, फिल्मों को देखकर लोग अंदाज लगाते हैं कि सब में ऐसा कर। मेरा कहना यह है कि यहाँ डकैत थे और खूब थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, और शिवराज सिंह जी जो क्लेम करते हैं बिल्कुल सही क्लेम करते हैं वो, कि उनके आने के बाद उनके रहते हुए जो नामचीन डकैत थे, नाम भी जानता हूं मैं, वो या तो सरेंडर हुए या तो मार दिए गए। और जिनमें हमारा एक इंस्पेक्टर भी शहीद हुआ, जो आखिरी सबसे बड़ा डकैत था यहाँ पे, वो मारा गया, जिसमें हमारा भी एक इंस्पेक्टर शहीद हुआ था। लेकिन उसके बाद आज की तारीख में कोई भी ऐसा डकैत नहीं है कि जो जनता में भय का पर्याय बन जाए, ऐसा कोई डकैत नहीं है, शांत इलाका है। अभी कुछ साल पहले जानिए चंबल को करीब से, ऐसा कार्यक्रम हमारा बेटे राकेश ने कराया था, जो ठीक चंबल के किनारे रात को 12 बजे, जिसमें नामचीन पत्रकार देश भर के, चित्रकार, पत्रकार, साहित्यकार, ये सब आए थे। उसमें श्रवण गर्ग जी भी आए थे, उसमें भास्कर के वो चीफ थे पूरे देश के, वो भी आए थे, और भाई कई बहुत नाम थे जो आए थे। उनने देखा रात को 12 बजे 1 बजे उन भेड़ों में चंबल के ठीक किनारे, और ये सोचने लगे कि भाई यहाँ कौन कहता है कि अशांति है। बिल्कुल आज कोई डकैत नहीं है। जो भी भदौरिया जी कह रहे थे, ये यहाँ पोस्टिंग में रहे हैं, लेकिन मुझे पुलिस की सर्विस में रहने का मौका नहीं मिला, और मैं कहूँ कि मैं कभी आना ही नहीं चाहा। मुझे कभी एसपी ग्वालियर के आर्डर मिले, लेकिन मैंने कहा कि मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, मैं जा नहीं सकता, और मैं यहाँ नहीं आया था। लेकिन मुझे ये तो पता है मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, मुझे ये तो सब जानकारी है कि यहाँ कैसा था। आज बहुत अमन चैन है,
और चंबल ऑल टुगेदर नए सोपानों में नए विकास की गाथाएं लिख रहा है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे आवागमन के साधन हो, चाहे बिजली की सुविधा हो, सिंचाई की सुविधा हो। ये सब सुविधाएं चंबल में काफी बेहतर हुई हैं। लोग बिलीव नहीं करेंगे, जो आज से 25 साल 20 साल पहले आए थे, जो बच्चे पैदा ही नहीं हुए थे और जो पैदा हुए हैं, तो मैं कहता हूं कि बेटे तुम समझो कि मुरैना ऐसा नहीं था। मुरैना गंदगी का पर्याय था। मुरैना में सांस ले नहीं सकते थे, जहां अब आप जाइए आपको नामो निशान नहीं मिला गंदगी का। नाले सब अंडरग्राउंड कर दिए गए, ऊपर बढ़िया मार्केट बन गए, रोड बन गए, हॉस्पिटल 600 बेड का आलीशान बन गया मुरैना में। अब वो तो जानते ही नहीं कि ये कब हुआ, वो तो पैदा हुए बड़े हुए तो उन्हें तो ऐसे ही देखा मुरैना। उनको हम बोलते हैं कि ये मुरैना इस स्थिति में लाने का काम, मुरैना को नगर निगम बनाने का काम, मुरैना को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग माननीय शिवराज सिंह ने दिया है। इसलिए वो अगर कहते हैं कि समस्या उनके समय समाप्त हुई है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं शत% सहमत हूं और हकीकत भी है। सर, मुरैना का नगर निगम का भी महापौर का चुनाव हाल में पार्टी हार गई इतने विकास के बाद भी, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। आप मंत्री थे, इंदौर में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, उसमें एक सपना दिखाया गया था कि चंबल के बीड़ों को प्लेन कर दिया जाएगा, वहां पर बड़े बड़े उद्योग बनेंगे, आवासीय कॉलोनियां बनेंगी, दिल्ली से सीधे आने का रास्ता खुलेगा। विकास की दौड़ जो है चंबल के बीड़ों का ही सपना आप लोगों ने दिखाया था, वो सपना पूरा नहीं हुआ। अब एक नया सपना सामने आ गया है चंबल एक्सप्रेस वे का। तो ये कब तक पूरा हो जाएगा एक्सप्रेस वे, और इससे क्या सौगाती इस क्षेत्र को लोगों को मिलेंगी? देखिए, मुरैना में विकास के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलपमेंट के लिए नए जो एरिया डेवलप हुए हैं मुरैना में, मैं आपसे कह सकता हूं, और इस बात की मुझे खुशी भी है कि दो एरिया हैं जो मुरैना विधानसभा में, एक सीतापुर इंडस्ट्री एरिया है और एक पिपरसेवा इंडस्ट्री एरिया है, जिसमें डेवलप भी हो गया है, फैक्ट्रीज इंस्टॉल भी हो रही हैं और शुरू भी हो रही हैं। बहुत अच्छा विकास हुआ है वहाँ पर। ये अभी हाल ही की देन है। रहा सवाल चंबल एक्सप्रेस वे का, तो उसके सर्वे हो गए, जमीन एक्वायर करने की प्रक्रियाएं चालू हो रही हैं और उसके लिए अलॉटमेंट पैसे का भी आया है। और मुझे उम्मीद है निकट भविष्य में बड़ौदा से लेकर श्योपुर होते हुए, मुरैना होते हुए भिंड के छोर तक ये पूरा एक्सप्रेस वे बनेगा। और वो बनने के साथ साथ अभी हाल ही में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आया है कि वो उस इलाके में गवर्नमेंट लेवल पे सोसाइटी बनाकर वो खाद्यान्न पैदा कराएंगे जो ऑयल सीड के रूप में उपयोग होगा। उसके लिए जमीनें भी देखने की कार्रवाई चल रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस तरफ काफ़ी तीव्र गति से कार्रवाई बढ़ रही है। और जो बेहड़ को एक सा करके और इतना लंबा रोड बनाना है, वो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। इट विल टेक टाइम, लेकिन वो चल रहा है, शांत नहीं। भदौरिया जी, आप कैसे देखते हैं? तमाम राजनेता विकास की बात करते हैं इस क्षेत्र की, आप थोड़ा सा राजनीति में नहीं है। विकास क्या वाकई वो ऐसा हुआ है या जितनी जरूरत थी? नहीं, अब पहले से तो विकास काफ़ी हो गया है, लेकिन अभी भी चंबल क्षेत्र में साक्षरता का अभाव है। तो लोग बाग, चूँकि हमारे इधर तो पूरी चंबल नदी के किनारे लोग बाग बसे थे, वो आज भी सुविधाओं से वंचित हैं। अब जरूर विकास हो रहा है, जैसे कि हम लोगों के चंबल पूरे परिम में एक भी ऐसा घर नहीं है जिसमें कि आर्मी में कोई आदमी गया नहीं हो। तो वहाँ का काम सिर्फ यही है, खेती बाड़ी तो उतनी है, सरसों कर लेते हैं। अब पानी का साधन हो गया है तो अब पानी से और भी चीज़ें उगाते हैं। तो सिर्फ एक नौकरी का ही सवाल रह जाता है, तो आर्मी में ही ज़्यादातर लोग हैं। और अग्निपथ योजना की तैयारी को लेकर भी मामला चल रहा था, विरोध अपने यहाँ भी बहुत हुआ था आपके क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में योजना की तो तैयारी काफ़ी चल रही है। कनेरा सिंचाई योजना लंबित पड़ी है, उसमें भी काम अब शुरू हो गया है। यूपी में जाने के लिए अटेर में पुल का काम भी चल रहा है, जो कि आगरा की दूरी 140 किलोमीटर है, वो कम करके सिर्फ 40 किलोमीटर रह जाएगी। ऐसे काम शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहे हैं।
मालनपुर में इंडस्ट्रियल एरिया आ गया है, सैनिक स्कूल की भी शुरुआत होने जा रही है। जी तो विकास तो हुआ है, लेकिन जो जैसा होना चाहिए था वैसा विकास नहीं हो रहा है। सर, आपसे राजनीतिक सवाल एक बार फिर से मेरा, आप उस वर्ग को बिलोंग करते हैं जो मध्य प्रदेश में कम है, राजस्थान में ज़्यादा प्रभाव है गुर्जर समाज का। इस समाज की हैसियत से शायद जब आपको मंत्री बनाया गया तो आपकी जो उपलब्धियां रही होंगी, जो पुराने काम है, उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन हम लोगों की नज़र में जो एक मीडिया परसेप्शन बना कि गुर्जर समाज को संतुष्ट करना है, गुर्जर समाज को संतुष्ट करना है, अब क्या स्थिति देखते हैं सर? गुर्जर समाज तो आपके साथ भी नहीं रहा, आप चुनाव हार गए थे पिछला, अब अगले चुनाव की तैयारी है शायद। नहीं, ऐसा है, चुनाव के हार जीत से आप ये अर्थ निकालें कि अब तो आपके साथ नहीं है, ये तो बहुत ही गलत परसेप्शन है। आप तो समझदार हैं और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश देखते हैं। जी हम ये कह सकते हैं कि चूक जो जिस कम्युनिटी में जन्म लेता है, जी वो आजकल पॉलिटिकल एक धारणा हो गई कि उसी लोगों को, उन्हीं से। मैं अपने आप को कभी भी एक कम्युनिटी से टैग करके नहीं चला। हाँ ठीक है, आई बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, बट दैट डजंट मीन कि मैं बाकी लोगों का हूं ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बयान आपका शायद बीच में मशहूर हुआ था कि जो मेरा विरोध कर रहे हैं वो ब्राह्मण के हितैषी हैं। अरे यही मैं ये कह सकता हूं कि चाहे ब्राह्मण समाज हो चाहे अन्य समाज हो, यहां पे हमारे मित्र बैठे हैं जिन्होंने मेरा एसपी कार्यकाल देखा है ना। बहुत लोगों ने देखा होगा सर आपका। नहीं, वो तो देख तो तब पाएंगे जब इंदौर में रहे होंगे, जबलपुर में रहे होंगे, तो कार्यकाल कैसा होता था। कभी कोई जातिवाद का झलक दिखाई दी कभी? मेरा ये कहना है, यहाँ पर तो ऐसा हो जाता है। हम तो ब्राह्मण समाज की बहुत बहुत सम्मान करते हैं, ऐसा मैंने कभी कहा नहीं। मैंने जो कहा था उसको बहुत तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। और बहुत ब्राह्मण समाज के लोग मेरा साथ देते हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे अंतरंग मित्र जितने हैं वो सब ब्राह्मण हैं, मेरे साथ पड़े हैं, मेरे घर जैसे हैं, मेरे भाई जैसे हैं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि चुनाव तो गणित है हार जीत का। समर्थन मेरे को आप कैसे कहेंगे कि जब मैं हारा तब मेरे को 50,000 वोट मिला, और जब मैं शुरू का चुनाव 17,000 वोट से जीता तब मुझे 40,000 वोट मिला। तो मेरा समर्थन बढ़ा कि घटा? जी बढ़ा। आप समझ रहे हैं? तो समर्थन तो बढ़ा, लेकिन दूसरी पार्टियों के समर्थन तितर-बितर हो गए। बहुजन समाज पार्टी की जमानत जब्त हो गई, तो वो सिकुड़ गए और वोट एक तरफ चला गया और हम चुनाव हार गए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अब जो है हमें, ये तो समय बताएगा कौन कहाँ क्या है। और गुर्जर समाज की टोटल पॉपुलेशन का जहां तक सवाल है, वो राजस्थान से कम बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश में अभी भी लोग विधायक भी हैं, और सरकार ने कई लोगों को मंत्री दर्जा दे रखा है। दूसरे, आज की तारीख में मालवा से कई विधायक हैं। मालवा में बहुत चारों तरफ समाज है, हरियाणा में सभी तरफ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि शादी विवाह के लिए समाज की बात की जा सकती है और होती है, लेकिन राजनीति में कभी केवल समाज के बलबूते पर राजनीति नहीं होती है। सभी समाजों का समर्थन होता है, सभी का सहयोग होता है। मैं पुनः इस बात पे आता हूं कि जैसे भदौरिया जी ने बोला कि अभी जरूरत है, तो मैं ये कह सकता हूं कि विकास कभी ऐसा नहीं कह सकते हम कि अब पूरा हो गया, अब जरूरत नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। इतना विकास हुआ है जितना 50 सालों में नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा विकास पिछले 15 सालों में हुआ। लेकिन अभी भी विकास की बहुत गुंजाइश है, हमेशा जरूरत रहती है। एक घर की तरह है विकास, घर में आप कितना ही कर लीजिए, लेकिन किसी न किसी की कोई न कोई जरूरत तो बची जाती है। इसी तरह से मेरा ये मानना है कि मैं विस्तृत उस पर आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि चंबल में विकास बहुत अच्छा हुआ है। खेती बाड़ी लोगों की बेहतर हो रही है, कीमतें बहुत अच्छी मिल रही हैं, और आर्थिक स्थितियां, जमीनों की कीमतें बेहताशा बढ़ी हैं। इसलिए आर्थिक स्थिति सबकी पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो गई है। ये चंबल है, इसलिए
मैं इतना कह सकता हूं कि ये क्षेत्र अब बहुत बढ़िया हो गया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चंबल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जो फैक्ट्स फिगर्स के साथ है, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, आप उसको देखिएगा, सर हम फिर आप कहेंगे जनता तक पहुंचाएंगे जी? अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे तो आप पहुंचाएंगे तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने चैनल से उसको जनता तक पहुंचाइए कि चंबल कैसी है, फसल कैसी है। और मैं एक बात बताऊं, लोग जानते ही नहीं है, पुरा संपदा, भारत की धरोहर, भारत के प्राचीनतम स्थान चंबल क्षेत्र में है। मैं मुरैना विधानसभा की बात बताऊं, मुरैना विधानसभा में कुंतलपुर जो गांव है, जहां पर कुंती माता ने कर्ण को जन्म दिया, वो मुरैना के पास है। वहां से कर्ण खार कहा जाता है, जहां से कर्ण को बहाया गया, उसका नाम आज भी कर्ण खार है। उसका नाम कौनते कहते हैं इनको, जो कुंती पुत्र थे। कुंती अपने मौसी के पास गोद पर आई थी तो बुआ वो श्री कृष्ण भगवान की। लोगों को लगता है कि वो यहाँ कहां से आ गई। तो ये इतिहास है मुरैना की क्षेत्र का। दूसरा, शनि मंदिर। कहा जाता है द्वापर युग में जब शनि देव जो है वहां कैद में थे रावण में, तो भगवान हनुमान जी ने उनको फेंका और शनि पर्वत पर यहाँ आके गिरा। और वही शनि पर्वत, वहां शनिचरा पर्वत कहलाता है, और वहीं का पत्थर लेकर शनि सिग्नापुर जो बहुत मशहूर है महाराष्ट्र में, वहां पर स्थापित किए गए। तीसरी चीज, बटेश्वरा के मंदिर जो मड में दब गए थे, वो अब 100 टेम्पल्स हैं जो 8वीं 9वीं शताब्दी गुर्जर प्रतिहार काल के हैं, वो टेम्पल हैं। और अब वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने उनको काफी संरक्षित किया है। तीसरी चीज, मितावली की 64 योगिनी मंदिर, जो 64 योगिनी मंदिर है, उसी को डिजाइन लेकर ये पार्लियामेंट बनी। जो हिंदुस्तान की अभी पार्लियामेंट आज है, जहां लोकसभा लगती है, वो बिल्डिंग इसी को डिजाइन देख के बनी। आप जाइएगा, ये सब स्थान अद्भुत हैं। अब तो आने जाने की बहुत सुविधाएं हो गई हैं, रोड बहुत अच्छे बन गए हैं और सभी चीज बहुत बेहतर हो गई हैं। अब वो वाला स्थान नहीं है। अब शनि भगवान पर अगर जाएंगे आप, और अगर 25 साल पहले गए होंगे, तो आप लगेगा कि ये स्वर्ग कहां से आ गया, ये कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। ऐसा स्थान है, वहां आने जाने का रास्ता नहीं था, गड्ढे गड्ढे थे, कोई अब तो 4 तरफ से बढ़िया रास्ता हो गया, बेहतरीन हॉल बन गए, एयर कंडीशन सेमिनार हॉल बन गया। सर आपने तो बैठे बैठे मुरैना की सैर करा दी। हाँ, मैंने आपकी करा दी, लेकिन मैं आपको भेजूंगा, उसको आप करिएगा। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं, हमारे चंबल की बदनामी करना छोड़िए। कृपया कृपया मेहरबानी करके चंबल की अच्छी बातें सुनिए, चंबल की अच्छी बातें बोलिए। और अब तो देखिए, डॉक्टर श्रीवास्तव बैठे हुए, ये चंबल ही क्षेत्र है जो तमाम पूरे इलाके का, उत्तर प्रदेश का, झांसी का, यहाँ का कैंसर का इलाज करता है, ये चंबल ही है। ये ग्वालियर चंबल को आप अलग मत समझिएगा, इट्स ए पार्ट ग्वालियर। आपको आश्चर्य होगा, मेरी विधानसभा में आधा एयरपोर्ट, महाराजपुर का हवाई अड्डा आधा मेरी विधानसभा में आता है। ये कोई जान के आश्चर्य नहीं होगा आपको। एयरपोर्ट हमारे मुरैना विधानसभा में बना है, आधे से ज्यादा 90% मुरैना विधानसभा है, वहां तक तो मुरैना है। तो कहां चंबल, कहां ग्वालियर, कोई फासला नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है, आप भी कृपा करिए, न्यूज चैनल भी कृपा करें। चंबल की तस्वीर बदल गई, चंबल की शोहरत बदल गई, चंबल की हर चीज बदल गई। अब आप भी बदलें, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। आपके चैनल में आने का मौका मिला और हमसे बात करने का मौका दिया, मैं आपका और मनोज मनु भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और हाँ, मनोज मनु भाई भी यहीं के हैं। जी हाँ, चंबल ने बहुत कुछ दिया है सर, ग्वालियर चंबल ने। इसलिए मेरा ये कहना है, चंबल ने अगर डकैत दिए थे तो चंबल ने पटिया वाले महाराज जी दिए हैं, चंबल ने हरिगिरी महाराज जी दिए हैं, चंबल ने बड़े बड़े संत दिए हैं, और चंबल ने बहुत अच्छे पुलिस अफसर भी दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी एक दो सवाल आपसे और बाकी है। अब भदौरिया जी, आपने इतने एनकाउंटर किए, आपको क्या लगता है डकैत समस्या, जिसको कि अब हम खारिज कर चुके हैं कि डकैत समस्या खत्म हो गई, और सर की इतनी नाराजगी के बाद तो डकैतों पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आखिरी सवाल, क्या एक स्थायी हल कुछ है लोगों का?
डकैतों से नाराज नहीं, जो वर्सन कहा जाता है यहाँ सब डकैत, उससे मुझे आपत्ति है जी। तो इसका जो क्या हल है कि लोग इस तरफ ना जाएं जिस रास्ते को पकड़ते, क्योंकि अभी भी छोट-छोट घटनाएं कहीं कहीं सामने आती हैं, हालांकि वैसा नहीं है पहले जैसा संगठित गिरोह। अभी जैसी चर्चा चल रही थी चंबल के ऊपर, मैं बताऊंगा, चंबल के पानी में कुछ ऐसी तासीर है जो साहस, निडरता, धर्मपरायणता ये चीज आती है। तो हम इसी को देख के ले लें कि जो चंबल के किनारे बीहड़ों में, जो कि खतरनाक बीहड़ हैं, रिवाइंस हैं, तो इनमें जो रहेगा भटकेगा, जी हाँ, तो डकैत पहले समस्या थे। पहले लोग बागी कहते थे कि बागी है, बागी का एक जमाना गया, फिर डकैत आ गए। ये लोग रैंसम के लिए मर्डर करते थे, फिरौती वसूल करते थे। इसके बाद अभी जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय, इन्होंने ही बुलवाया था, मुझे मीटिंग हुई थी, इन्होंने कहा दस्ती समस्या पूरी खत्म होना चाहिए। तो हम लोगों की मीटिंग हुई थी जिसमें और भी एक दो नेता थे बड़े, तो उसमें टास्क दिया गया था, तो मैंने और मेरी पूरी टीम ने लगकर दस्ती समस्या का करीब करीब पूरा निपटारा कर दिया था। अब सिर्फ छुटपुट बन गए हैं। तो ये जो टॉयलेट पावर जो रहता है ना, सहन शक्ति नहीं है यहाँ के, जो चंबल का पानी पी लेते हैं उनमें जो बात लग जाती है, दिल में ठेस लग जाती है, तो वो फिर अपने मन में रख लेते हैं उसका। फिर हमारे साथ तो जाती हो गई, कल से रुके हुए हैं, वो बिस्लरी का पानी पिला रहा है, चंबल का पानी नहीं पिलाया होटल वाले। चंबल का आप पानी पी लेते तो यहाँ भी आप एग्रेसिव हो जाते। तो अब दस्ती समस्या लगभग खत्म हो चुकी है, छुटपुट आ जाते हैं वो। अब पहले तो जमाना था कि मोबाइल नहीं थे, तो इससे और बढ़ गई थी। अब तो ट्रेस हो जाते हैं और पुलिस खत्म ही कर देती है। लेकिन जो जाति झगड़े घर में, जर जोरू जमीन, ये तीन जब तक चलेंगे तब तक ये समस्या रहेगी। इसका निदान जब तक कि इन तीनों का निदान नहीं होगा तब तक कि ये समस्या जड़ से खत्म नहीं होगी। तो तीनों से तो व्यक्ति को मुक्ति मिल नहीं सकती। लेकिन सर मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपकी पार्टी ने एक नया नियम बनाया, जो अभी आप बता रहे थे चंबल की विशेषताएं मुरैना की, तो जो आपके जो संसद भवन है जिसकी प्रतिकृति है, तो नया संसद भवन बन गया है, और पार्टी जितने उनके पुराने प्रतीक हैं उन सबको घर बिठाने में लगी हुई, इसीलिए वो मार्गदर्शक मंडल बना देती है, कहती 75 साल वालों को टिकट नहीं देंगे। फिर राजनीति में जो परिवार हैं तो कहती कि परिवारवाद नहीं चलेगा, इनके बच्चों को टिकट नहीं मिलेगा, ये नहीं। तो सर क्या आपको लगता है कि इस परिस्थितियों में आगे आपको चुनाव की कोई संभावना दिखती है आपके लिए, क्योंकि आप लगातार सक्रिय हैं क्षेत्र में? नहीं, देखिए मेरा ये कहना है, आपने बड़ा ही ऐसा सवाल पूछा है। मेरा ये कहना है, पार्टी निश्चित रूप से जो बना रही है सबकी जग जाहिर है, सबको पता है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन पार्टी का ये भी स्लोगन है कि टिकट उसको देंगे जो जीतेगा। सर्वे कराएंगे, पब्लिक किसके लिए कह रही है, पब्लिक जिसके लिए कहेगी उसको ही टिकट देंगे। हम सब उसमें सहमत हैं कि जो जनता चाहती है कि साहब ये जीतने वाला कैंडिडेट हो सकता है, उसको टिकट मिले, उसमें सभी सहमत हैं। और पार्टी तो बहुत पार्टी विद डिफरेंस वाली पार्टी है, तो डिफरेंस वाले काम तो करेगी पार्टी। पार्टी शुड डू दैट वर्क। सर संक्षेप में आपसे, जब बाबूलाल गौर जी को और सरताज सिंह जी को 75 पार के चक्कर में पद से हटा दिया गया था, तो क्या फीलिंग थी सर आप लोगों की, जो उस उम्र के करीब पहुंच रहे हैं वाले लोग हैं? अरे मैं ये कहता हूं आपसे कि ऐसा फीलिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। बाबूलाल गौर साहब जब हटाए थे तब वो 82, 83, 84 प्लस हो रहे थे, और शायद उनको स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। सरताज सिंह जी भी कांपते थे चलने में, मैंने देखा उनको एज पीडब्ल्यू मिनिस्टर, एज फॉरेस्ट मिनिस्टर। वो हेल्थ रीजंस भी रहे होंगे, बट मुझे एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता रीजन क्या है, लेकिन फीलिंग ऐसा किसी के मन में कभी नहीं आई। राजनीति सेवा करने के लिए है, केवल पद पाने के लिए ही नहीं है कि आए हैं तो केवल पद पर रहेंगे तो राजनीति करेंगे। जन सेवा है, जनता की सेवा है, जो मौका मिलेगा वैसी सेवा करेंगे। जब नहीं है, आज हम चुनाव हार गए, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि अब जनता की सेवा नहीं करेंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे। आज भी जाते हैं,
अब हमारे सामने माननीय रावत जी बैठे हुए हैं, रामनिवास जी। अब मैं तो ये कह सकता हूं कि इनके यहाँ घर पे मेला, जब वो विधायक थे तो उससे ज्यादा भीड़ आज लगती है। इसका मतलब थोड़ा ही है कि चुनाव हार गए तो राजनीति में एक्टिव नहीं रहेंगे। कमलनाथ जी सुन लेंगे तो सर टिकट नहीं देंगे फिर? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो पार्टी किसी में भी हो, वो धरातल पे जीते हैं और धरातल की सुनते हैं। और अगर इतनी बात, वैसे उनको तो जो मैं बता रहा हूं उनसे ज्यादा रामनिवास जी के बारे में मालूम होगा मैं क्या बता रहा हूं। तो जो मैंने अभी बोला कि सर्वे कराएंगे ना, तो सर्वे जो बोलेगा वही तो करेंगे। इसलिए मैं सोचता हूं क्या होगा, राजनीतिक दृष्टिकोण होते हैं चुनाव में, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम विकास करना चाहते थे, हमने विकास किया है, काम किया है, और जनता भी जानती है और क्षेत्र भी जानता है, और वो उसका सबका उपयोग कर रहे हैं। आपने अभी बोला कि पानी चंबल का पिलाया नहीं, आपको जानकर खुशी होगी कि बामौर की पूरी जनता चंबल का पानी पी रही है। बामौर की, मुरैना की नहीं, बामौर की। अनूप मिश्रा जी पे कुछ असर दिखता है उसका? नहीं, अनूप मिश्रा जी वहां नहीं रहते, जी वहां तो हम रहते हैं। अच्छा, वहां हमारा घर है, बामौर में ही रहते हैं हम। लेकिन वो पानी कैसे आए मैं आपको बता देता हूं। वहां पर हमने पिलुआ डैम से पानी लिफ्ट करके लाए हैं, और पिलुआ डैम से सिंचाई होती है, वो पूरा पानी चंबल का आता है। चंबल के थ्रू कोतवाल, कोतवाल के थ्रू पिलुआ, और पिलुआ से हमने पानी उठाया है, फिल्टर किया है, और पूरे टंकी बना के बामौर को दे रहे हैं। तो बामौर चंबल का पानी पी रहा है, और मुरैना निकट भविष्य में चंबल का पानी पिएगा। प्रोजेक्ट चालू है, काम भी शुरू हो गया है जी। ये है। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं भदौरिया जी से, चंबल के पानी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आदमी बस केवल मार काट मचा देगा। नहीं नहीं भाई, चंबल का पानी वो है जो गंभीरता देता है, गंभीर देता है, आपके लिए क्षमतावान देता है, विद्वता देता है, आपको बहादुर बनाता है, साहसी बनाता है। साहसी, बहादुर और लड़ाकू बहुत फासला है। जी। यहाँ का आदमी आर्मी में लड़ने जाता है। मैं 1 मिनट सुना देता हूं, फिर कहोगे आप चंबल की तारीफ। मैं डीआईजी रायपुर था साहब, नक्सलाइट में करीब 5 हमारे जवान शहीद हुए, 2 जवान घायल होके सेक्टर 9 भिलाई हॉस्पिटल में भर्ती किए गए। उनको देखने गए, एसपी था, हमारे आईजी थे, वो साउथ इंडियन थे, और मैं डीआईजी था तो मैं भी था, कमांडेंट थे जिस बटालियन के वो भर्ती थे। जी। वहां जाके पहले एक जगह पहुंचे, पूछा भाई क्या हो गया, तो पहले तो आईजी और डीआईजी देख के रोक के बोला कि साहब मोला बच्चे से रह जासे और वो मर जासे, और मोला तो डीआईजी बंगले में मुर्गाड़ लगा दे से, या मतलब छत्तीसगढ़ी में बोला कि साहब मोयो अब मत भेजना वहां, मेरे बच्चे मर जाएंगे, डीआईजी बंगले, एसपी बंगले मेरा गाड़ लगा दो, या मुझे यहां लगा दो, रायपुर से मैं बाहर जाऊं नहीं, गोली खा गया हूं। और गोली कहां लगी थी? टांग में। दूसरा था आईसीयू में, उसको गोली लगी थी छाती में, सीने में। उसके पास गए हम, उससे पूछा भाई कैसे कि आईजी साहब ने, तो बोला कि सर मन की मन में रह गई साहब। वो बोले क्या? जी। 7 सालों ने रात के अंधेरे में अचानक फायर कर दिया साहब, ढंग से गोली चला नहीं पाया साहब, और लेकिन साहब देख लो गोली सीने पे लगी है साहब मेरे, ये देख लो, पीठ नहीं दिखाई इसमें ने। कायर हैं साले, रात में फायर करते हैं साहब। मैं तो बच गया। अब मैं जैसे ही ठीक हो जाऊं तो ये कमांडेंट साहब खड़े हैं, आप सब बड़े आईजी डीआईजी साहब हैं, मेरा निवेदन है मैं ठीक हूं, मुझे वहीं भेज दिया जाए, अब के बदला लूंगा, अब के नहीं छोड़ूंगा। गजब। अब लौटे उतर रहे सीढ़ियों से, आईजी साहब से मैंने बोला, मैंने साहब समझा दोनों में फर्क क्या? व्हाट इज द डिफरेंस? हाउ यू कैन टेल द डिफरेंस? मैंने कहा सर, एक है छत्तीसगढ़ का जो मोला बच्चा तोला बच्चा मर जा, ये छत्तीसगढ़ का है, और एक मैंने कहा चंबल का है। अरे सब कैसी बात कर रहे, मैंने आप पूछ लो। मैंने चंबल के अलावा ये जो कह रहे हैं ये साहस है जी, बिल्कुल। और बहादुर है। साहस, निडरता, बहादुर को
वो कह भी रहा था कि साहब जिस गोली में मेरी मौत लिखी है वो ही तो मारेगी मेरे को, ये क्या मारेंगे। तो मैंने सब पूछो, कमांडेंट साहब ने कंपनी कमांडर की तरफ देखा, क्यों भाई? बोले सर ये मुरैना जिले का है। सुन लो आप, तो ये है मुरैना जी। मेरा ये कहना है कि बहादुर लोग हैं, अच्छी जगह है और विकास के पथ पर चल पड़े हैं, विकास हो रहा है, पुरानी तस्वीर बदल रही है। अब ये नई सोच के साथ, नए विचार के साथ चंबल के ऊपर जरा पूरे प्रदेश की, रेस्ट ऑफ प्रदेश की तस्वीर बदले। रामनिवास जी, मैंने पहले कह दिया था, मैं एसपी जहां रहता लोग बोलते, पता था नहीं उनको मैं चंबल का हूं। अरे साहब चंबल के डकैत, अरे भाई साहब चंबल में सब डकैत नहीं है यार, वहां रामनिवास जी भी हैं भाई, वहां हम भी हैं जी। भाई, चंबल में डॉक्टर गोविंद सिंह भी हैं, ठेठ चंबल, ऐसा नहीं है। मेरा ये कहना है, ये अवधारणा बदलनी चाहिए। अपने चैनल के जरिए कहलाइए कि सर, आप कहना है सर, सभी लोग सुन रहे हैं पूरा छत, वो भूपेश बघेल भी सुन रहे होंगे, वो आएंगे अगले चुनाव में जवाब देने सर, बोरेबासी लेके। नहीं, मेरा ये कहना है, मैं कोई छत्तीसगढ़ में मेरी सेवा के बहुत कार्यकाल हुआ है। मैं सीएसपी रहा, मैं एडिशनल एसपी रहा, मैं एसपी राजनांदगांव रहा, मैं एसपी रायपुर रहा, मैं डीआईजी रायपुर, इतने फॉर्मेट में छत्तीसगढ़ रहा हूं मैं। छत्तीसगढ़ की जनता एज सच नोबल जनता है, मैं तारीफ करना चाहूंगा। वो बेहतरीन लोग हैं, बहुत अच्छे संबंध रखने लायक, रखाने लायक। और यहाँ के बिजनेसमैन सुन लें कि छत्तीसगढ़ में, रायपुर में जो 1 साल में कमाता है, अपने यहाँ वो वहाँ 2 महीने में कमाता है। बिजनेस का बहुत अपॉर्चुनिटी है, इट इज वंडरफुल। और आजकल की छत्तीसगढ़ की तो बिल्कुल नहीं, क्या करना, बहुत अच्छा है, बहुत आगे भी है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। बघेल जी भी मेरे को जानते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि जब मैं रहा वहां पे तो वो भी तो थे वहां। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भदौरिया जी, आपको भी धन्यवाद। और Thank you. आपके चंबल ने बड़ी बड़ी बातें आपने चंबल की बताई। आपके चंबल ने अटल बिहारी वाजपेयी दिए हैं, आपके चंबल का इतिहास महाभारत कालीन है, आपका चंबल में बहुत कुछ देखिए, है। चंबल ने अटल बिहारी वाजपेयी जी, विजय राजे सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, ठीक है, अनूप मिश्रा जी, नरोत्तम मिश्रा जी, और देखिए आप मनोज मनु जी, अभी आपने नाम मनोज लिया। मनु जी, और इसके साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर साहब, और प्रभात झा जी, और बीडी शर्मा जी। अब देखिए कितने गिनू हैं, रामनिवास जी का तो बोल ही दिया मैंने, और ये हमारे ये बैठे हुए हमारे अध्यक्ष, मतलब एक से एक हस्तियां दिए। और मुझे कहने में बहुत अच्छा लगता है कि जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी पढ़े, जिस कॉलेज का नाम विक्टोरिया था, आजकल वो एमएलबी कॉलेज है, उसमें हम भी पढ़े 5 साल, उसी कॉलेज में हम भी पढ़ के निकले हैं जहां से वो पढ़ के गए। ये हमारा सौभाग्य है। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद सर, आपने आए अपनी बातें साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी।